हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैनेट पेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड जैसा कि आपको पता है, आप इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसकी जो बड़ी दीदी है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसका आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इस समय हम कवर अप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। एंड इस चैप्टर को हमने पोर्शंस में ब्रेक करते हुए पहला पोर्शन खत्म कर दिया है, जहां पे आपने पढ़ा इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट रिव्यू एंड अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, जिसमें आप बेसिकली फटाफट रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो वो डरने की बात नहीं कि इतने टफ कॉन्सेप्ट्स थे या फिर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं बने, बल्कि आपको यहां से मोटिवेट होना है कि हमने जब वो एग्जाम्पल्स कर लिए तो फिर चैप्टर तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, समय की बर्बादी करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। परंतु उससे पहले अपने पेन पेपर को चेक कर लीजिए कि क्या वो ढंग से चल रहा है या फिर नहीं। ये कैलकुलेटर भैया को अपने से दूर रखेगा, बिकॉज अभी आप छोटे हैं इसके उपयोग के लिए। कुछ साल बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तब बिल्कुल उपयोग कीजिएगा, परंतु किंतु अभी के लिए तो ना उपयोग करें। एंड अच्छे से पढ़ाई करें। ये सारे लोग भी आ गए हमारे साथ पढ़ाई करने, कंपास वंपास लेकर पूरी तैयारी के साथ। तो हम भी शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एमसीक्यूज और कोशिश करेंगे कि ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स को खत्म करते हुए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू पैटर्न से है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल आपसे सीधा सीधा है भैया कि द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन न तो फ्रैक्शन है और ना इंटीजर है। मतलब रैशनल नंबर तो होगा परंतु किंतु फ्रैक्शन या फिर इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे सर, चार तो इक्वेशन है, सॉल्व करके देख लेते हैं, जिसका आंसर फ्रैक्शन या इंटीजर नहीं आया वो हमारा आंसर होगा। बिल्कुल ठीक। तो पहला वाला 3x + 2 = 5x + 2, क्या करोगे सर, जो एक जैसे नंबर से उनको एक तरफ, जो एक जैसे वेरिएबल है उनको एक तरफ। बिल्कुल ठीक। तो जो +2 है ये साइड चेंज करके आएगा तो हो जाएगा -2। ये +2 एज इट इज। इधर पे आपको मिला 5x - 3x। इन दोनों को देखिए, -2 + 2 क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल। तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 = 2x। तो आपको मिलेगी 0/2x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू है 0। क्या 0 एक फ्रैक्शन है? नहीं सर। क्या 0 एक इंटीजर है? हाँ सर। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एक होगा तो भी चलेगा। तो मतलब इंटीजर है तो चलेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो हम कर देंगे इसको साफ, और क्योंकि हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन 4x - 18 = 2, सॉल्व कीजिए। 4x हो जाएगा 2 + 18 के बराबर, क्योंकि यहां था -18, साइड चेंज करेगा तो +18। तो 4x हो गया 18, और 2 जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोर से बोलो। जय माता दी नहीं बोलना है, 18 और 2 जोड़ने पे कितना आएगा वो बोलना है। सर 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। बिल्कुल ठीक। तो 20/4 मतलब 20/4 डिवाइड करने पे आएगा आंसर 5। तो x की वैल्यू 5 मतलब इंटीजर है, मतलब ये भी हमारा जवाब नहीं है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम, जो कह रहा है 4x + 7 = x + 2। क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे किस तरीके से सर, इस x को आप भेज दीजिए इस तरफ, तो +x हो जाएगा -x, और ये 2 हो जाएगा +7 की जगह -7। क्या ये ठीक है? यस सर। 4x - x हो जाएगा 3x, और 2 - 7 हो जाएगा -5। तो x की वैल्यू आना चाहिए -5/3। अब x की वैल्यू -5/3 ना तो फ्रैक्शन है और ना इंटीजर है, तो मतलब ये मेरा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। परंतु किंतु जिस तरह पूरी बात सुने बिना जवाब देना गलत है, पूरे एमसीक्यू चेक किए बिना आंसर मार्क करना भी गलत है। तो हम चौथा वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि 5x - 8 = x + 4। सॉल्व कीजिए इसको। तो 5x हो जाएगा -x, क्योंकि x के यहां आएगा तो जाएगा माइनस, और -8 उधर जाएगा तो हो जाएगा
प्लस 5 में से x गया तो 4x बचेगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, तो x हो जाएगा 12/4 मतलब 3, जो कि एक इंटीजर है। तो जैसा कि हमारा शक सही था कि तीसरा ऑप्शन जो है उसका आंसर आ रहा है एक नेगेटिव फ्रैक्शन, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें केवल फ्रैक्शन या फिर डेसिमल या फिर इंटीजर रिक्वायर्ड है, परंतु नेगेटिव फ्रैक्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं था। इसलिए ऑप्शन सी को हम करेंगे मार्क एज आवर आंसर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्क्रीन एक बार क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सवाल में दी हुई इक्वेशन का समाधान है? तो पहले समस्या देखिए फिर समाधान देखेंगे। समस्या है ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब इस समस्या को सुलझाएंगे कैसे? सर बहुत आसान है, तो बिल्कुल आसान है, तो करिए। प्लस बी वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी, बिल्कुल ठीक। सर x यहां पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी अपॉन ए। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? जी हां सर, ऑप्शन सी सॉरी। परंतु किंतु सर एक ही इक्वेशन में तीन वेरिएबल a x b। हे होनहार विद्यार्थी, यहां पे a और b वेरिएबल्स नहीं है, यहां पे a और b नंबर्स हैं जिनको हमने एक जनरल फॉर्म दिया है, x वेरिएबल है खाली। तो केवल एक वेरिएबल है x, a और b वेरिएबल नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है अन्यथा, अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 3, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x इज देन x इज। अब आपको बताना है यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ x की वैल्यू मिलेगी, हमें सबको पता है। वो x की वैल्यू कैसी होगी? क्या वो फ्रैक्शन है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो रैशनल नंबर है, या फिर कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब बोल रहा है इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती। हमको चैलेंज कर रहा है, कैसे नहीं सॉल्व होगी, हम करेंगे सॉल्व। आइए देखते हैं। चलिए, तो 8x है, साथ में माइनस 3 है, और वो बराबर है 25 प्लस 17x के। इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, चेक करते हैं कैसे करेंगे। सर ये जो -3 है इसको वहां भेज दीजिए, 25 को यहां भेज दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 25 को यहां लिख के आ रहा हूं, तो ये हो गया -25 -3। क्या कोई समस्या? नहीं सर। 17x यहां पे ऑलरेडी है, ये 8x साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने लिखा -8x। अब 25 और 3 जोड़ के कितना होगा जरा बताइए? सर 5 और 3 8, तो -28 लिख दीजिए सर, बिल्कुल ठीक। उधर 17 में से 8 घटाना है तो कितना बचेगा? सर 17 में से जब आप 8 घटा देंगे तो 9 बचना चाहिए, मतलब सॉल्व करने पे -28/9 आ रहा है वैल्यू ऑफ x। अब -28/9 क्या ये फ्रैक्शन है? नो सर। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नो सर। वो आ रहा है p/q फॉर्म में आ रहा है, इंटीजर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस सर, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर तो इसको बोल सकते हैं। कैन नॉट बी सॉल्व, अरे हमने सॉल्व करके दिखा दिया, कैसे मार्क करेंगे कैन नॉट बी सॉल्व जब आपने सॉल्व किया? तो ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से वाजिब आंसर। आप भी एक बार चेक कर लें आपका आंसर क्या आ रहा है, यदि सेम आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम गलती पता लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 4 है हमारा। एक थ्योरी क्वेश्चन जैसा दिख रहा है मुझे, देख लेते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड। अब 4 ऑप्शन जो है आपके, ट्रांसपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। इसमें ये 3 वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी कहां पढ़ते हो आप? प्रथम चैप्टर जो है आपके टेक्स्ट बुक का, वहां पे आप रैशनल नंबर्स के साथ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते समय इन तीनों वर्ड्स का उपयोग करते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वर्ड का नाम सुना है? यदि आप बचपन में आपने जब स्कूल गए होगे तो आपने पढ़ा होगा, मतलब अभी भी जा रहे हो स्कूल, मतलब जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपने पढ़ा होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसमें आपने ट्रक, बस, बुलक कार्ट और स्कूटर और बोट और ये सब पढ़ा होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है?
इधर से उधर जाना, उसी वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वर्ड बनता है ट्रांसपोजिशन, जिसका मतलब होता है किसी भी वो उसकी वेरिएबल की या नंबर की पोजीशन को चेंज करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए जब आप किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर, उसको आप बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या वर्ड का मीनिंग समझ में आया? क्योंकि वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तो वर्ड मार्क करने में या आंसर मार्क करने में आसानी होती है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 5 है हमारा। 5x अपॉन 3 माइनस 4 इक्वेशन है जो कि बराबर है 2x अपॉन 5 के। आपको क्या करना है? देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7। तो करोगे क्या? पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे, दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डालोगे एंड आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैगी से पहले आपका समाधान आ जाना चाहिए, इतना तेज हमें सॉल्व करना है। तो 5x अपॉन 3 सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। ठीक है, अब यहां देखिए, जो एक जैसे दिखने वाले नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ कर लीजिए, कुछ इस प्रकार। क्या करेंगे अब? सर एलसीएम तो यहां इंटू 5, यहां इंटू 3, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। तो 25x माइनस 6x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। क्या यह समझ में आया? यस सर। अब यहां से थोड़ा सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। 25 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा? सर 19x। तो 19x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा x की वैल्यू कितनी? तो सर x की वैल्यू मिलेगी, पहली बात तो हम 15 को उस तरफ भेज देंगे, तो 15 4 जा 60 और x आ जाएगा 60 अपॉन 19। अब आपको निकालनी है वैल्यू 2x माइनस 7 की। तो 2 इंटू 60 माइनस 19 एंड 60 अपॉन 19 एंड माइनस 7 करना है पूरे से। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 60 हो जाएगा 120 अपॉन 19। अब क्या करोगे सर? एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। तो 19 और 1 का एलसीएम 19 ही आएगा। तो यहां इंटू 1, यहां इंटू 19। नीचे डिनोमिनेटर तो 19 हो गया बिकॉज आपने एलसीएम ले लिया है, पर न्यूमरेटर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 120 इंटू 1 किया तो 120 माइनस 19 इंटू 7 करने पे कितना आएगा? सर 19 इंटू 7 करने के दो तरीके, या तो 19 इंटू 7 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लो कुछ इस प्रकार 133, या फिर 19 इंटू 7 निकालने का एक तरीका है 20 इंटू 7 करके माइनस 7 कर लो। तो 20 इंटू 7 140 माइनस 7 किया तो 133, क्योंकि एक कम चाहिए आपको, 19 चाहिए। तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर 133 आ रहा है। अब 120 में से 133 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? कैलकुलेटर टच नहीं करना है, अपने ऊपरी माले का इस्तेमाल कीजिए, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13 अपॉन 19 आना चाहिए आपका आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन बी मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है, इसलिए उसको मार्क करके मैं अपने प्रश्न को सॉल्व करके अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 6 है हमारा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1, दो इक्वेशंस, दो एक्सप्रेशन है, सॉरी इक्वेशन नहीं क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, दोनों बराबर हो गए किस x की वैल्यू के लिए, ये आपको बताना है। क्या करेंगे? सर आप ही ने कहा दोनों हो गए बराबर, तो कर दो बराबर। अब क्या करना है? वैल्यू ऑफ x बतानी है। क्या करोगे? सॉल्व करके निकाल लोगे, बहुत आसान। चलिए 3x माइनस 2x माइनस 4 वहां जाएगा तो प्लस 4 और 1, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये क्या हुआ? दोनों एक्सप्रेशन हो गए बराबर वैल्यू ऑफ x के लिए, दोनों एक्सप्रेशन हो गए बराबर वैल्यू ऑफ x के लिए। तो x की वैल्यू कितनी? 5, मतलब ऑप्शन सी। चलिए स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर।
इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी हैज टू बी ऑलवेज। अब क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ए एक्स इक्वल टू बी का सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे सर, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बी अपॉन ए। अब बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और दोनों इंटीजर हैं, तो एक्स होगा पॉजिटिव, क्योंकि बी और ए दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए ए पॉजिटिव या नहीं, कहो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक, जी हाँ। चलिए स्क्रीन होती है क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 8, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, क्या क्या होता है उसमें, ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर नो, बिकॉज अगर वो होगा तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं रह पाएगी। तो लीनियर इक्वेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है, लीनियर का और वन वेरिएबल का, मतलब पावर भी एक और वेरिएबल भी एक, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं अगला, ओनली वन टर्म विथ अ वेरिएबल, नहीं बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन पावर और वेरिएबल की बात हो रही, नंबर ऑफ टर्म्स की बात यहां पे नहीं होती है। ऑप्शन सी, ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन, यस, पावर भी वन वेरिएबल भी वन, ये कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन सी में हो रहा है, तो हम उसको करेंगे मार्क एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन लीनियर इक्वेशन है। पहला वाला देख लेते हैं, सर है पावर कितना 2, पर लीनियर में क्या होता है पावर भी 1 और वेरिएबल भी 1, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन, यहां पे देखिए पावर कितना 2, सर लेकिन यहां पे y है, मतलब पावर 1 भी है, हाईएस्ट पावर देखना है, 1 है इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं, मतलब y जो है वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और पावर नहीं चलेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है रिजेक्ट, क्योंकि पावर है यहां पे 2। ऑप्शन सी, सर यहां तो वेरिएबल ही गायब कर दिया, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, तो भाई साहब वेरिएबल होना ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी, जहां पे वेरिएबल भी है उसकी पावर भी 1 है और एक ही वेरिएबल है, सारे पैरामीटर पे ऑप्शन डी खरा बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेंगे मार्क एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 10 है हमारा, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, कितने सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, तो सर एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही समाधान होता है। अगर ज्यादा समाधान होंगे तो फिर इक्वेशन सेट कैसे होगी, तो इक्वेशन सेट होने के लिए ऐसी एक ही वैल्यू होती है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है, एक ही सॉल्यूशन होता है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 11, व्हाट वैल्यू ऑफ एस, आपको वैल्यू ऑफ एस फाइंड करनी किसमें, 1/3 प्लस एस इक्वल टू 2/5 हमारा सवाल है, तो 1/3 प्लस एस इज इक्वल टू 2/5, यदि ये हमारा सवाल है तो आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3, यस सर, एस कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम 15, तो इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 और नीचे आएगा कितना एलसीएम 15, तो एस की वैल्यू आई 1/15। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ, ऑप्शन बी कह रहा है 1/15, तो हम उसको करेंगे मार्क, स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आपको अब की बार y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -4/3y इज इक्वल टू -3/4, तो y कैसे निकालोगे सर, पहली बात तो आप नीचे जो 4 जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जो डिवाइड हो रहा है सॉरी, उसको भेज दोगे उस तरफ तो हो जाएगा ये -3/4 इंटू 3, ठीक है। एंड ये 4 जो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा, सो -3/4 इंटू 3/4 ऐसा होना चाहिए, यस सर, और ये दोनों माइनस साइन हो जाएंगे कैंसिल, तो y की वैल्यू आएगी
3/4 स्क्वायर। सर परंतु आपने कहा था कि पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, पर वो वेरिएबल के लिए, नंबर्स के लिए कोई भी बंदिशें नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है, नंबर्स की पावर कितनी भी हो सकती है। मतलब y + 2 की पावर 28 ऐसा कुछ होगा तो भी चलेगा, बस वेरिएबल की पावर को ध्यान रखना है, नंबर्स की पावर पे इतना फोकस नहीं करना है। क्या आपको यह समझ में आया? तो इसका आंसर होना चाहिए 3/4 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 13। द डिजिट्स इन द 10th प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, इफ लेट द डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस बी बी देन द नंबर इज। अब वो क्या बोल रहा है, डिजिट्स हैं क्या, 2 डिजिट्स हैं, एक यूनिट प्लेस पे एक 10th प्लेस पे, तभी वो 2 डिजिट नंबर बन रहा है। ठीक है, तो एक 2 डिजिट नंबर में जो 10th प्लेस पे है वो 3 मोर देन द डिजिट एट 1st प्लेस। ठीक है, तो और साथ में क्या बोला, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी बी। तो यूनिट पे कौन है, तो यूनिट पे बी है। अब इसके हिसाब से 10th पे कौन रहेगा ये आप मुझे बता सकते हैं? सर जो 10th वाला है वो यूनिट से 3 ज्यादा है, तो b + 3 लिख दूं? यस सर, चलेगा। अब आपको नंबर बताना, आप नंबर कैसे फाइंड करोगे? सर जो डिजिट है उसमें जब हम प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो लास्ट वाले की, पहले वाले की सॉरी कितनी होगी यूनिट्स प्लेस वैल्यू 1, और उसके बाद वाले की 10, उसके बाद वाले की 100। पर अभी सिर्फ 2 डिजिट नंबर है तो सिर्फ इतना ही करेंगे। तो 10b + 10 3 = 30 प्लस b, मतलब होना चाहिए 11b + 30। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तो 11b + 30 होना चाहिए हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन ए। क्या किया आपने? आपने पहले यूनिट्स और 10 से डिजिट निकाली, फिर उनको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नंबर निकाला। ये हमने इस तरीके से सवाल को अप्रोच किया। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 14। अर्पिता दीदी है, उनकी प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ थ्राइस ऑफ शिल्पा। मतलब जितनी अर्पिता दीदी की एज है वो शिल्पा दीदी से 3 गुना है। तो एक है अर्पिता और दूसरी है शिल्पा। ठीक है, अब अर्पिता जी की एज आपको बताई है इन टर्म्स ऑफ शिल्पा। तो जब शिल्पा की एज हो जाएगी x, तो क्या अर्पिता की एज 3x हो जाएगी? यस सर, क्योंकि थ्राइस है, मतलब बेसिकली 3 गुना है। इफ शिल्पास एज 3 years ago was x, अगर शिल्पा जी की एज 3 years ago x थी तो आज कितनी होगी ये बताइए। सर 3 साल पहले x थी, तो 3 years पहले, तो 3 years पहले कितनी थी? x। तो अब क्या हो जाएगी? x + 3। और अर्पिता की प्रेजेंट एज शिल्पा की एज की 3 गुना है। अब शिल्पा की एज है x + 3, उसका 3 गुना करेंगे तो 3x + 3 ऐसा होना चाहिए। यस सर। एक बार फिर से, अर्पिता की एज 3 साल पहले x थी, तो अब कितनी हो जाएगी? अब भाई 3 साल में, सॉरी शिल्पा की एज 3 साल पहले कितनी थी? x थी। अब शिल्पा जी जो है 3 साल में बड़ी तो हुई होंगी ना, उतनी थोड़ी कॉन्स्टेंटली रह जाएंगी, तो हो नहीं सकता। तो 3 साल बाद कितनी बड़ी हो जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, 3 साल में 3 साल ही बड़ी हो पाएंगी, 6 साल तो हो नहीं पाएंगी। तो x + 3। अब जो अर्पिता है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो शिल्पा की एज की 3 टाइम्स है, तो हमने पूरे में क्या कर दिया? 3 टाइम्स कर दिया। तो थ्राइस ऑफ x + 3 होना चाहिए हमारा आंसर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्रमांक 15 है हमारा। The sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357। किसके मल्टीपल है? 7 के। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। क्या करोगे? सर 3 मल्टीपल है 7 के, तो पहला मल्टीपल होगा 7x, है ना। अब इससे एक छोटा मल्टीपल, तो ये बीच वाला हो गया, होगा मिडिल वन। ठीक है,
क्योंकि 7 का मल्टीपल है इसलिए 7 से डिविजिबल होगा, इसलिए 7x के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ x लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 7 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। अब एक पहले, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव चाहिए तो 7x माइनस 1 हो जाएगा, क्या 7x माइनस 7 हो जाएगा? बताइए सर, मल्टीपल है तो 7 7 के गैप में होंगे। उदाहरण के तौर पे 7, 14, 21, 28 ये क्या है? ये 7 के मल्टीपल्स हैं। इनमें गैप कितना है? 7 का है, इसलिए एक बार -7 गैप मेंटेन करने के लिए, एक बार +7 गैप मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करने पे, इन तीनों को सम करने पे कितना आ रहा है? 357। तो ऐड कीजिए, तो 7x माइनस 7 प्लस 7x प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 357। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 7 3 बार आया तो हो जाएगा 3 इंटू 7 मतलब 21x माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल तो 357। x की वैल्यू हो जाएगी 357 डिवाइड बाय 21। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? सर मैं 7 से कैंसिल करता हूं, इजी पड़ेगा। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, बिल्कुल ठीक। और आगे 3 से कैंसिल करोगे तो सर 3 1 जा 3, 21, 3 7 जा 21, बिल्कुल ठीक। तो x की वैल्यू आई 17, तो आपका सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे पहला वाला, तो 7x माइनस 7 हो जाएगा 7 इंटू 17 माइनस 7। करिए कितना होगा सर? 7 इंटू 17 हो जाएगा 7 7 जा 49, 9 यहां 4 ऊपर, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 119 में से अगर 7 घटा देंगे तो 112 बचेगा। कितना आएगा आंसर? 112। तो ये हमने कर दिया 112 हमारा आंसर मार्क। एक बार फिर से क्या करना है आपको? आपको 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 का सम दिया है 357। अब यदि कोई नंबर मल्टीपल का 7 का मल्टीपल है तो बेसिकली उसको कैसे लिखते हैं? 7x। ठीक है, आपको 3 मल्टीपल चाहिए थे तो उसके 2 तरीके, या तो 7x पहला वाला रखो, उसके बाद अगला होगा 7 के गैप पे, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो 7x प्लस 7, उसके बाद 7x प्लस 14। पर ऐसा करने में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ और लंबी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम बीच वाले को मान लेते हैं 7x। अब उसके आसपास के 7 के मल्टीपल्स कैसे निकालोगे? एक बार 7 चले गए इस साइड, एक बार 7 चले गए उल्टी साइड, तो एक बार कर दिया 7 ऐड, एक बार कर दिया 7 सबट्रैक्ट। ऐसा करने पे आपको आपके 3 नंबर्स मिल जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी हो जाता है। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाला 112। तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने एमसीक्यूज को कर लिया यहां पे समाप्त और सारे एमसीक्यूज हमने कर दिए सॉल्व। अब हम आ गए हैं किस पे? हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। और आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन कुछ इस प्रकार से कि आपके स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, मतलब जो आपका आंसर है वो फिल इन द ब्लैंक से मैच होना चाहिए, कुछ भी रैंडमली नहीं लिख देना है। चलिए पहला वाला, इन अ लीनियर इक्वेशन द डैश पावर ऑफ द वेरिएबल अपियरिंग इन द इक्वेशन इज 1। डैश पावर, कौन सी पावर सर? सबसे बड़ी पावर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपियरिंग इन द इक्वेशन इज 1। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो ही वो लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अगला देख लेते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इज। इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। क्या करेंगे अब? इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे बस। तो ये 3x के साथ -2 का हो जाएगा प्लस 2x एंड ये -4 वहां जाएगा तो हो जाएगा +4, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 4। चलिए तो 3 + 2 हो जाएगा 5x, 1 + 4 भी हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू 5/5 मतलब 1। कितनी आई x की वैल्यू? 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? 1। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2y इक्वल्स टू 5y माइनस 18/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं कि 2y इज इक्वल टू 5y माइनस 18/5। क्या करेंगे इसको?
सर ये 5y को इस -18/5 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा +18/5 और ये 5y माइनस कर दीजिए 2y, क्योंकि 2y यहां तक पॉजिटिव साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव, तो 18/5 इज इक्वल टू 3y। अब क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर ये 3 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो जाएगा डिवीजन में और y की वैल्यू फाइंड करने में करेगा हमारी मदद। अब यहां देखिए 18/5 इंटू 1/3 होना चाहिए, क्योंकि भाई फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का रूल क्या है कि नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 3 6 18, तो 6/5 आनी चाहिए y की वैल्यू, कितनी 6/5 आनी चाहिए y की वैल्यू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब लास्ट देखते हैं इस पेज का लास्ट, बेसिकली क्या बोल रहा है वो, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इक्वल। मतलब अभी वेरिएबल के साथ अगर इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 2x + 7 = 9, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा इक्वेशन है जिसमें अभी बराबर है चीजें लेकिन कुछ चीजें पता नहीं है, x की वैल्यू पता नहीं है। तो x की वो वैल्यू जो इक्वेशन के दोनों पासों को, दोनों तरफ को बराबर कर दे, उसको आप क्या बोलते हैं सर, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन के दोनों साइड्स को बराबर कर दे, बेसिकली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसका समाधान बता दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई समस्या? नो सर। चलिए, तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हमने चारों समस्याओं का समाधान बता दिया, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 20, 9x माइनस डैश इज इक्वल टू -21 हैज द सॉल्यूशन -2। वहां पे आपको फिल करना है एक ऐसी वैल्यू जिससे आपका आंसर मतलब x की वैल्यू हो जाए -2। फिर से क्या करना है सर, 9x माइनस समथिंग करने पे कितना आ रहा है, -21। अब यदि x की वैल्यू -2 है, ऐसा सवाल बोल रहा है कि सॉल्यूशन है -2 मतलब x की वैल्यू है -2, तो आपको बताना है वो गैप में क्या फेल होगा। अब आपको क्या पता है सर, हमें x की वैल्यू पता है और हमें सिर्फ गैप पता लगाना, तो चलिए हम गैप पता लगाते हैं नॉर्मल तरीके से। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की और गैप को रहने दिया एज इट इज, तो क्योंकि ये सॉल्यूशन है बेसिकली, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इक्वेशन कंटिन्यू करेगी। अब 9 2 जा कितना, तो 9 2 जा हो जाएगा -18 माइनस डैश इज इक्वल टू -21। -18 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -18 इज इक्वल, ये माइनस डैश तो -21 प्लस 18 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डैश। 21 में से 8 गया तो -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो ये माइनस माइनस कैंसल, तो डैश की जगह पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। अब चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि 9x हो जाएगा 9 2 जा -18, तो -18 और -3 करने पे -21 आ रहा है। अब यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो कई बार आपका आंसर आएगा कि डैश में आप फेल कर रहे हैं -3। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि बाहर का माइनस और ये अंदर का माइनस हो जाएंगे प्लस और आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस तरीके से आंसर नहीं निकालना है, वो माइनस साइन कंटिन्यू करेगा फिलअप के लास्ट तक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 12 आर। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने तो क्या करोगे, बैठ के गिनते रहोगे, 1 + 2 + 3 कितना होगा, 2 + 3 + 4 कितना होगा, नहीं इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे सर, 3 नंबर्स हैं तो एक बीच वाला x, एक उसके पहले वाला x - 1, एक उसके बाद वाला x + 1। अब इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो सर तीनों को जोड़ने पे आ रहा है 12, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा 12। -1 + 1 कैंसल, 3x हो गया 12 के बराबर, तो x की वैल्यू हो गई 12/3 दैट इज 4। मतलब बीच वाली वैल्यू है 4, उसके एक तरफ 3 एक तरफ 5 और बीच वाली वैल्यू 4। क्या आपको यह समझ में आया,
यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द शेयर ऑफ ए व्हेन 25 आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। दो लोग हैं ए एंड बी जिसमें 25 रुपए का बंटवारा हुआ कुछ इस तरह से कि ए गेट्स 8 मोर देन बी। मतलब अगर बी को मिलेंगे x रुपीस तो ए को कितने मिलेंगे? 8 रुपए ज्यादा, मतलब कितने? x प्लस 8। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 25 रुपए किस तरीके से डिवाइड होंगे? सर 2x प्लस 8 करने पे आना चाहिए 25, तो 2x हो जाएगा 25 माइनस 8 के बराबर, तो 2x हो जाएगा सॉल्व करने पे कितना? 17, है ना, क्योंकि 5 यहां पे 3 वहां पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17/2, मतलब 8.5 रुपए, 8.5। तो b को मिलेंगे 8.5, और जब a की बात आएगी तो उनको मिलेंगे 8 रुपए ज्यादा, मतलब 16.5। तो कितना लिखा मैंने? शेयर ऑफ ए इज रुपीज 16.5। क्या कोई समस्या इसमें? नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। सर पैसे डेसिमल में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं भाई साहब। क्यों? 16 रुपए 50 पैसे नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इसीलिए 16.5 आएगा हमारा आंसर। अगला एमसीक्यू, अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन में एक टर्म की बात हो रही है। सर टर्म मतलब क्या होता है? उदाहरण, अगर आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, इसमें जब आप देखेंगे तो 2x एक टर्म है, 7 एक टर्म है, ठीक है। मतलब किसी भी इक्वेशन के हिस्सों को आप क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। और उनको आप जोड़ते कैसे? सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके। आप ये नहीं कहेंगे कि 2x में से 2 एक टर्म है और x एक टर्म है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2x साथ में एक टर्म है और 7 अकेला एक टर्म है। तो नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स जब आप एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से जोड़ते तो उन हिस्सों को, उन रेल गाड़ियों को जिनको अलग करना आसान है, उनको आप कहते हैं टर्म्स, ठीक है। अब यहां देखते हैं हमारा सवाल क्या है। अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसपोज टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन। आप क्या कहना चाह रहा है वो कि जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं 2x प्लस 7 में से 7 को उस तरफ ट्रांसपोर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? सर 9 माइनस 7। इस तरफ साइन क्या था? प्लस, उस तरफ साइन क्या है? माइनस। तो क्या मेरा टर्म के साइन चेंज हुए? यस सर। तो क्या मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं? यस सर। तो क्या चेंज करने पे होगा? साइन चेंज करने के बाद आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तब भी साइन चेंज हो रहा है। पहले जहां डिवीजन का साइन था वहां आप मल्टीप्लीकेशन होता है साइड चेंज करने पर, और पहले जहां मल्टीप्लीकेशन का था साइड चेंज होने पे वहां क्या होता है? डिवीजन होता है। इसलिए साइन चेंज करके आप आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। चलिए ये सारे फिलअप भी हो गए सॉल्व। अगले हम देख लेते हैं सवाल क्रमांक 25। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x द रिजल्ट इज 2, वैल्यू ऑफ x इज। अब पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, 8 फ्रॉम x, x में से 8 माइनस करने पे रिजल्ट आया 2। तो x की वैल्यू कितनी? तो ये माइनस साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो 2 प्लस 8 करने पे आंसर आना चाहिए 10। और करके भी देख लो, 10 में से अगर 8 माइनस करोगे आंसर आएगा 2। चलिए अब नेक्स्ट, x प्लस 5, x अपॉन 5 सॉरी, एंड प्लस 30 है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 18। फाइंड करो वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे? सर x प्लस 5 एज इट इज, 18 माइनस 30 होगा यहां पे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्लस था, साइड चेंज करेगा तो माइनस। अब x बाय 5, 18 माइनस 30 करोगे तो आएगा माइनस 12। x की वैल्यू सर माइनस 12 इंटू 5 करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। तो x की वैल्यू कितनी? 12 5 जा 60। तो x इक्वल टू माइनस 60 ये होना चाहिए आपका आंसर। कितना होगा सॉल्यूशन? माइनस 60। तो यहां पे आएगा माइनस 60। चाहिए तो आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। एक मिनट, माइनस 30, यस, आंसर आना चाहिए 18। हाँ सही है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8
द रिजल्ट इज -3. व्हेन अ नंबर x is divided by 8, the answer is -3. The result is -3. क्या होगा नंबर? सर 8 इंटू -3 करेंगे तो आएगा -24, क्योंकि 8 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा और x की वैल्यू बताएगा. चलिए ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4. तो p एंड 4 का प्रोडक्ट करके क्या लिखोगे आप सर? प्रोडक्ट करने पे p इंटू 4 मतलब 4p लिख दें. इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया? 9. तो रिजल्ट मिला 11. वैल्यू ऑफ p बतानी है सर. 4p हो जाएगा 11 प्लस 9 मतलब 20. तो 4p हो जाएगा 20 के बराबर. तो p की वैल्यू हो जाएगी 20/4 मतलब p की वैल्यू है 5. क्या आपको यह समझ में आया? यस सर. कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर. कितनी है p की वैल्यू? p की वैल्यू है 5. हमने सॉल्व करके देख लिया. ठीक है. अब लास्ट वन. इफ 2/3x - 2 इज इक्वल टू 5 - 3/5x, तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी. जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं काफी सारा इसमें डेटा हटा रहा हूं. ठीक है. ये वाला हिस्सा भी हम हटा देते हैं. हमने सॉल्व कर दिया है इसको. आंसर भी निकाल लिया है. चलिए अब 2/3x - 2 यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं. 2/3x - 2 इज इक्वल टू 5 - 3/5x. चलिए कोई समस्या अब तक नहीं सर. अब यहां देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सर. नंबर्स को एक साइड, वेरिएबल्स को एक साइड. बिल्कुल ठीक. तो 2/3x - तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस 3/5x इज इक्वल टू 5 और ये -2 साइड चेंज करेगा तो +2. क्या कोई समस्या मन में? नहीं सर. एलसीएम सर इंटू 5 इंटू 3. तो 5 2 जा 10x प्लस 3 3 जा 9x एंड होल डिवाइड बाय 5 3 जा 15. कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर. अब यहां ध्यान दें. 5 और 2 7. 10 और 9 हो जाएगा 19x इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख दूं 15 इंटू 7. सर ये कैसे? अब ये 7 यहां डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन. तो x की वैल्यू कितनी? सर 15 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए. कितना आएगा? 7 5 35. 5 है 3 ऊपर. 7 7 8 9 10. तो 105 एंड होल डिवाइड बाय 19. क्या वो कैंसिल हो रहे हैं? जहां तक मुझे दिख रही है कोई भी चांसेस ऑफ कैंसिलिंग नहीं है. तो आंसर कितना आएगा? x की वैल्यू 105/19. क्या आपको यह समझ में आया? यस सर. कहीं कोई दिक्कत? नो सर. चलिए यहां पे हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि आफ्टर 18 ईयर्स, आज से 18 साल बाद, आफ्टर 18 ईयर्स, स्वर्णिम विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. अब पहले इक्वेशन हम लोग बनाना सीखेंगे फिर सॉल्व करेंगे. अब उसकी प्रेजेंट एज है x. क्या है उसकी प्रेजेंट एज? सर x. 18 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? सर 18 साल बाद वो 18 साल बड़ा हो जाएगा तो x + 18. अब जो उसकी 18 साल बाद वाली एज है वो आज की एज के मुकाबले 4 गुना होगी. तो इंटू 4 कर देंगे 4 गुना निकालने के लिए, 4 टाइम्स निकालने के लिए. तो हमने इक्वेशन क्या बनाई? x + 18 = 4x. सॉल्व करोगे 18 आएगा 4x - x मतलब कितना? सर 18 आएगा 3x के बराबर. तो x की वैल्यू आएगी कितनी? 18/3 दैट इज x की वैल्यू आई 6. और आज से 18 साल बाद तो 18 और 6 हो जाएगा 24. तो मतलब उसका 4 गुना हो जाएगा. बिल्कुल ठीक. चलिए अगला. कन्वर्ट द स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. क्या बोल रहा है? एडिंग 15 to 4 टाइम्स x. तो पहले 15 ऐड करना है किसमें? 4 टाइम्स x में, क्योंकि बोर्ड मास का रूल है पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन. तो 4 टाइम्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 39. क्या ये हमारी इक्वेशन होगी? आपने क्या किया? आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज कर दिया. 4 टाइम्स x 4x, 15 इज 39 इक्वल टू 39. चलिए अगला सवाल.
द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 10 बड़ा है। तो यदि मेरा न्यूमरेटर है x, यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। तो यदि मेरा न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस 10 होगा। सर क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 10 बड़ा है, वही तो लिखा है ना, इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू डिनोमिनेटर इज। अब आपने क्या किया, आपने न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज किया, ठीक है, डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज किया। तो पहले से था वो x प्लस 10, आपने 1 से डिक्रीज किया तो -1, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 1, नीचे हो जाएगा x प्लस 9। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि न्यू डिनोमिनेटर क्या होगा, तो आप लिखोगे x प्लस 9। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बढ़िया। अगला सवाल क्रमांक 32, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 210, द स्मॉलर मल्टीपल इज। अब देखिए यहां पे 10 के दो मल्टीपल है, एक मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं सर, 10x, क्योंकि भाई 10 का मल्टीपल है तो 10 के टेबल में आएगा ना, तो 10 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। प्लस करें क्या, एक और मल्टीपल, तो 10x प्लस 10, वो हम माइनस और प्लस दोनों करते हैं जब 3 होते हैं, अभी सिर्फ 2 ही है। क्या लिखा है देखो, 2 कंसेक्यूटिव, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 210। सॉल्व करोगे 20x इज इक्वल टू 210 माइनस 10, तो 20x हो गया 200 के बराबर, और x हो गया 200 अपॉन 20, मतलब वैल्यू कितनी, 10। अब x की वैल्यू 10, तो हमारा मल्टीपल क्या होगा, 10 10 जा 100 होगा हमारा मल्टीपल, छोटा वाला, बड़ा वाला 110, ठीक है। और आज हम उनको ऐड करके देंगे तो आपका आंसर भी कितना आएगा, 210 ही आएगा। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बेसिकली हमें ट्रू और फॉल्स के रूप में दिया गया है, तो हमें कुछ अच्छे संख्या है सवालों की जिन्हें हम ट्रू और फॉल्स के तौर पे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रू और फॉल्स है, 3 years ago, 3 साल पहले, द एज ऑफ अ बॉय वॉज y years, ठीक है। अब इतना पढ़ के मुझे यह बता दो कि उसकी अभी की एज क्या होगी। सर 3 साल पहले, तो 3 years ago, अगर वो y साल का था तो अभी मतलब प्रेजेंट एज होगी उसकी y प्लस 3। आपको कैसे पता? क्योंकि सर 3 साल में उसके 3 बर्थडे, 3 बर्थडे की 3 पार्टी, 3 पार्टी मतलब वो 3 साल बड़ा हो गया होगा, बिल्कुल ठीक। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, y प्लस 3। अब यहां तक का हो गया हमारा मामला, सुलझ गया। हमने दोनों चीजें कवर कर ली, प्रेजेंट एज भी निकाल ली और 3 साल पहले की भी निकाल ली, मतलब दी हुई थी बेसिकली। हिज एज 2 years ago, आज से मतलब प्रेजेंट एज से 2 साल पहले, वो कैसे निकालते हैं सर, 2 years ago निकालने के लिए हम जो अभी की एज है, अभी की जो करंट एज, जो प्रेजेंट एज है, उसमें से 2 साल घटा देंगे, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या आएगा, y प्लस 1। इन जनाब का आंसर क्या आ रहा है, y माइनस 2। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं सर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक। एंड रीजन क्या है कि 2 साल पहले की एज y प्लस 1 आएगी, ना कि y माइनस 2। y माइनस 2 कब आती, y माइनस 2 तब आती जब आप कहते कि उनकी प्रेजेंट एज है y। दोनों में डिफरेंस है, कहने का तरीका अलग है। अगर मेरी प्रेजेंट एज y है तो 2 ईयर पहले मेरी y माइनस 2 होगी, परंतु यहां y किसको बोला है, 3 साल पहले की एज को, तो उसको कंसीडर करते हुए जब हम सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा y प्लस 1, जबकि इनका आ रहा है y माइनस 2, इसलिए स्टेटमेंट है फॉल्स। धन्यवाद। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या बोल रहा है हमसे कि शिखा's प्रेजेंट एज इज p years। शिखा जी जो हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, p years, वो p साल की है, ठीक है। रेनूज प्रेजेंट एज इज 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। तो यहीं से मुझे बता दो कि शिखा और रेनू की एज कितनी होगी। सर शिखा की एज SA लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कितनी है P, और रेनू की एज है 4 times शिखा एज, तो 4P होनी चाहिए। हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है वो, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद
रेनूस एज विल बी 15 ईयर्स। अब जरा 5 साल के बाद बताना। तो सर 5 साल के बाद ये जो शिखा है उनकी एज हो जाएगी 5 p + 5, क्योंकि आप 5 साल बड़े हो जाएंगे 5 साल में ऑब्वियसली। एंड रेनू की एज हो जाएगी कितनी सर 4p + 5। क्या ये करेक्ट है? यस सर। क्या यही दिया है सवाल में? नहीं सर, रेनू की एज 15p नहीं होगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहां पे आप क्या लिखोगे? उनकी एज क्या होनी चाहिए थी? 4p + 5। न जाने कहां से उनका आंसर 15p आ रहा है, कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है हमें, पर ये स्टेटमेंट तो पक्का फॉल्स है। चलिए ये भी हम हटा दें ताकि हम लिख सकें आसानी से। तो हमने कर दिया स्क्रीन को थोड़ा सा साफ। लास्ट वाला देख लेते हैं, अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा। चलिए 35 नंबर स्टेटमेंट है। इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। द यूनिट्स प्लेस डिजिट इज x, ओके। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 देन द नंबर इज 10x - 9। अब जरा यहां ध्यान देना, क्या बोल रहा है वो? सर यूनिट प्लेस पे x है। कौन है यूनिट प्लेस पे? सर x, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए टेंस प्लेस पे कौन होगा? तो सर टेंस प्लेस पे नहीं पता हमें कुछ खास, परंतु किंतु हमें यह पता है कि सम ऑफ डिजिट्स इज कितना? सम ऑफ डिजिट्स है 9। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि टेंस और यूनिट्स डिजिट, तो टेंस प्लस यूनिट्स है 9 के बराबर। इसमें से यूनिट्स है x, तो टेंस क्या होगा बता सकते हो? हाँ सर, x वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टेंस प्लेस पे आएगा 9 - x। बस इतना हो गया तो हमारा काम आसान है। अब नंबर क्या होगा? सर नंबर बनता है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, बिल्कुल ठीक। तो आप लिख रहे हैं 9 - x इंटू 10 + x, ये होना चाहिए हमारा नंबर। 9 - x था टेंस प्लेस पे, तो उसमें इंटू 10 किया। x था वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे, तो उसमें इंटू 1 किया, जो कि हमने लिखा नहीं है बेसिकली, लिख देते चलिए इंटू 1। चलो अब करो तो 9 इंटू 10 हो जाएगा 90 माइनस 10x + x। अब आप लिखेंगे 90 - 9x होना चाहिए। यस सर, 9 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 10 - x। तो 9 इंटू 10 - x ऐसा कुछ आना चाहिए, परंतु हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या आएगा? क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए कॉमन लेने के बाद 9 इंटू 10 - x, परंतु ऐसा कुछ नहीं आया। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए तो हमारे तीनों स्टेटमेंट अब तक के हो गए हैं फॉल्स, हमने रीजन भी दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या है सवाल? सम ऑफ द एजेस ऑफ अंजू एंड हर मदर इज 65 ईयर्स। तो अंजू देवी और उनकी माता जी की उम्र का सम कितना है? 65। तो अंजू प्लस मदर लिख रहा हूं मैं 65 के बराबर। चलिए इफ अंजूज प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। अब आपने क्या बोल दिया कि अंजू की प्रेजेंट एज है y ईयर्स, ठीक है। हर मदर्स एज बिफोर 5 ईयर्स इज 60 माइनस y ईयर्स, ठीक है। अब यहां देखते हैं पहले अंजू की प्रेजेंट एज कितनी है? y ईयर्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंजू की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? सर 65 माइनस y, क्या यही होगा? यस सर। अब अंजू की एज y, तो मम्मी की एज कितनी होगी? 65 में से y एज हटा दो, मतलब अंजू की एज हटा दो, तो माता जी की एज मिल जाएगी। देन हर मदर्स एज बिफोर 5 ईयर्स, मतलब आज से 5 साल पहले। अब 5 साल पहले मम्मी क्या हो जाएंगी? 5 साल छोटी हो जाएंगी, तो छोटी कर दो, मतलब -5 कर दो, तो 65 - 5 हो जाएगा 60 माइनस y ईयर्स। ये होगी उनकी माता जी की उम्र आज से 5 साल पहले। क्या सवाल में भी यही दी है? यस सर। तो क्या मैं स्टेटमेंट को ट्रू लिख दूं? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। समझ में आया क्या बोल रहा था? हाँ जी सर। मेन क्या था ये कि 5 साल पहले की उम्र कितनी होगी, तो -5 कर दिया हमने। 65 में से 5 घट गया तो 60 बचा, और y हो गई अंजू की जो हमने माइनस कर दी पहले। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है,
मतलब यदि पुरुष है 5x तो गर्ल्स कितनी है 4x, तो बॉयज है 5x और गर्ल्स होंगी 4x अगर रेशियो 5:4 है तो। ठीक है, तो भैया दीदी लोग कितने हैं 5x और 4x। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज 9। अब यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं बॉयज माइनस गर्ल्स की वैल्यू है 9। भाई बॉयज माइनस गर्ल्स कितने होंगे 9 होंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है 9 मोर है, मतलब बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से कितने 9 ज्यादा है। तो यहां आप बोल रहे हैं कि 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू 9 तो बॉयज कितने होंगे 5 9 45 एंड यहाँ पे 9 4 36। अब वो क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 9, नंबर ऑफ बॉयज हमारा कितना आया 45, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। अच्छा एक और बात ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये नंबर ऑफ बॉयज 9 है, ठीक है, और बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस भी 9 है, मतलब आप कह रहे हो कि बॉयज एंड गर्ल्स का जब आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज होगा 9, ठीक है, डिफरेंस है 9, तो गर्ल्स क्या 0 हो जाएंगी, और यदि गर्ल्स हैं 0 तो रेशियो 5:4 कैसे मेंटेन होगा। तो बिना सवाल सॉल्व किए भी आप तिकड़म लगा के मतलब शॉर्ट ट्रिक लगा के भी देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ये तो हो गया प्रॉपर रीजनिंग वाला बात कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स। पर अगर आप ऐसे सोचें लॉजिकली कि आपने भैया बोल नंबर ऑफ बॉयज अगर 9 है और बॉयज 9 ज्यादा हैं गर्ल्स से, तो अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो 0 हो जाएंगे, तो मतलब रेशियो फिर रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट वैसे ही फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर आर 90 ईयर्स ओल्ड, दो लोग हैं ए और बी जिनकी उम्र मिला के कितनी है 90 साल, तो ए एंड बी मिला के हैं 90 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलिए 5 years ago A was thrice as old as B was, आज से 5 साल पहले, hence the age of A and B 5 years back would be x minus 5 and 85 minus x years respectively। ठीक है, चलिए अब अगर मैंने मान लिया A की एज, ये है A और ये B, A की एज है x, ठीक है, B की एज कितनी होगी मुझे बताएंगे आप। सर B की एज होगी 90 माइनस एक्स, कितनी 90 माइनस एक्स। ठीक है, कोई समस्या अब तक नहीं सर। अब 5 years ago 5 साल पहले x की एज कितनी थी सर, x की एज होगी x माइनस 5। ठीक है, 5 years ago A was as thrice as old as B was, तो B की भी एज तो कम करनी पड़ेगी ना, तो 90 माइनस एक्स है B की एज माइनस 5 कर दिया आपने। ठीक है, कितना बचा सर, यहां पे बचेगा x माइनस 5, यहां बचा 85 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, हेंस द एजेस ऑफ ए एंड बी 5 years बैक वुड बी x माइनस 5 एंड 85 माइनस एक्स रिस्पेक्टिवली। क्या वैसा ही हमें मिल रहा है। अभी वो 3 गुना है वो तो बात की बात है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स है वो तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या ए और बी की एज यही रहेगी, क्या स्टेटमेंट ट्रू माना जा सकता है। यस सर, स्टेटमेंट को ट्रू मान सकते हैं। अब आपको सॉल्व करना चाहें यदि आप, तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है 5 years ago A was thrice as old as B was, तो B की एज का थ्राइस करके आप A निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या ये समझ में आया। यस सर, कहीं कोई दिक्कत नो सर। चलिए तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 39 है हमारा, 2 different equations can never have the same answer, दो अलग अलग इक्वेशन का आंसर सेम नहीं आ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूं कि 2x प्लस 7 इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं एक और इक्वेशन है कि x प्लस 4 इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल 2 इक्वेशन। क्या आप मुझे यहां पे x की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ सर, 9 माइनस 7 करेंगे 2, तो x की वैल्यू आएगी यहां पे 1, x की वैल्यू यहां पे भी आएगी 1। क्या बोला आपने, 2 different equations कैन नेवर हैव द सेम आंसर। बट हमारे पास तो पहला ही केस ऐसा आ गया बहुत ही आसान सी इक्वेशंस में जहां पे आंसर सेम आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट को मैं फॉल्स लिख दूं कि भाई साहब नहीं, ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग इक्वेशन का सेम आंसर आ सकता है, इसमें कोई समस्या
नहीं है। चलिए, ये तो हमने एग्जाम्पल के साथ ही सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यदि हम अगला प्रश्न है, इन द इक्वेशन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS, मतलब -3 को जब आप RHS में भेजेंगे तो आपको मिलेगा 3x इक्वल टू 9। भेज के देखते हैं। सर जब -3 को हम उस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा +3, तो 9 + 3 हो जाएगा कितना, 12। लेकिन उन्होंने कितना लिखा है, 9, तो मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आपने साफ साफ बता दिया सॉल्व करके कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। जब आप -3 को उस तरफ भेजेंगे तो आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। इन्होंने उसको एलिमिनेट ही कर दिया, मतलब बोला कि राइट जाके आगे निकल जाओ, हमारे इक्वेशन में तुम्हारी जगह ही नहीं, पर वो तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो उसको भी लेके आना पड़ेगा पिक्चर में, मतलब उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, ये भी हो जाता है हमारा सॉल्व, हम कर देते हैं इसको भी क्लीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द इक्वेशन 2x इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ट्रांसपोजिंग -x टू LHS, मतलब -x को कहां भेज दिया, LHS भेज दिया, वी गेट x इक्वल टू 4। सेंड करके देखते हैं। सर -x जब इस साइड आएगा तो +x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 4 के बराबर, क्योंकि यहां पे तो कुछ नहीं है। 2x + x कितना, 3x इक्वल टू 4 आना चाहिए, इनका आ रहा है x इक्वल टू 4, मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है सर, बिल्कुल ठीक। क्या आपको समझ में आया, क्यों, क्योंकि उन्होंने माइनस साइन को जब वहां भेजा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि वो ऐड होगा। चलिए अब यहां देखते हैं, ए 15/8 -7x इज इक्वल टू 9, देन -7x इक्वल टू 9 + 15/8। अब यहां देख ले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और आप सॉल्व करने जाओगे तो बीच में आपको कहीं ये मिलेगा। अब ध्यान देना, यहां पे क्या चाहिए इनको, LHS में -7x। हम भी LHS में खाली -7x ला सकते हैं क्या, यस सर। कैसे सर, इस पूरे के पूरे 15/8 को उस तरफ भेज दीजिए, बिल्कुल ठीक। तो -7x इक्वल्स टू 9 -15/8 होगा, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव, परंतु किंतु यहां देखिए उन्होंने क्या लिखा है, प्लस, तो मतलब उन्होंने क्या सही तरीके से सॉल्व किया है, नहीं सर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सॉल्व नहीं किया है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, x + 3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है, जैसा कि सवाल में गिवन है। अब वो क्या बोल रहा है, देन x + 3 जब आप अकेला करेंगे तो उस तरफ आपको 6/15 मिलेगा। करके देखते हैं, जब आप x + 3 को अकेला करेंगे आपको मिलेगा 7/15 - 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, परंतु किंतु आप यहां देखिए उनका आंसर सीधे आ गया 6/15, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि उन्होंने इस माइनस को डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया कि x + 3 इक्वल टू 6/15, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है। क्या है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। क्या करना चाहिए हमें, सर हमें एलसीएम लेके उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार। तो x/3 इक्वल टू 7 - 15/15, 7 - 15 करने पे कितना आएगा सर, -8। लगता है सवाल बनाने वाले की गणित कमजोर है, मैनेज ब्रेन से मैथ्स पढ़ लो, सही हो जाएगी, है कि नहीं। चलो जोक सपाट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो x/3 आया -8/15 के बराबर। हमने यहां पे कर दिया स्क्रीन को क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो सफाई अभियान खत्म। 44 स्टेटमेंट है, इफ 6x इक्वल्स टू 18 देन 18x इक्वल्स टू 54। क्या बोल रहा है सर, 6x को बोल रहा है 18 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बोल रहा है कि इसी वजह से 18x हो जाएगा 54 के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, 6 को मैं 18 कैसे बना सकता हूं, सर इरेज करके लिख दीजिए 18। अरे ऐसे नहीं भाई साहब, मैथमेटिकली कैसे बना सकते हैं सर, 6 3 होता है 18, मतलब अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड इंटू 3 करूं
तो शायद मुझे कुछ रिजल्ट मिल जाए। यस सर, तो 6 3 हो गया 18x इक्वल टू 18 इंटू 3 करने पे कितना, 8 3 24, 4 यहां 2 पर, 3 1 3 4 5। परंतु सर हमें तो खाली इसको 18 बनाना है, तो हम एक साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? नहीं, इक्वेशन का रूल होता है जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो दोनों तरफ होने चाहिए। यदि आप सिर्फ एक तरफ करेंगे तो वो गलत हो जाता है, वो बैलेंस बिगाड़ देता है बेसिकली। तो यहां पे 18x इक्वल टू 54 आ गया और हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू, बिकॉज इस इक्वेशन को जो एक्चुअल इक्वेशन थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यू इक्वेशन मिल जाती है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए ये सारे तो हो गए सॉल्व, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, इफ x by 11 इक्वल टू 15, इफ x by 11 इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 11 by 15 होगा। अब यहां बताइए 11 यहां पे क्या कर रहा है सर? डिवीजन। साइड चेंज करेंगे तो क्या करेगा सर? मल्टीप्लीकेशन। क्या वहां पे भी वही हो रहा है? नहीं सर, यहां पे तो उन्होंने वापस उसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है सर। जलेबी बन रही है। चलो, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है सर, मतलब यहां पे भी क्या आ जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं स्टेटमेंट, इफ x इज एन इवन नंबर देन नेक्स्ट इवन नंबर इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। अगर यहां ध्यान दे क्या बोल रहा है? x इवन नंबर है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट इवन नंबर वुड बी ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। तो जब आप ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? 2x प्लस 2। एग्जाम्पल ले लेते, मान लेते x की वैल्यू है 5, सॉरी इवन है ना, x की वैल्यू है 6। क्या मुझे बताएंगे इसके हिसाब से नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? सर 6 प्लस 1 is 7, 7 2 जा 14। तो क्या 6 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 14 होता है? नहीं सर, नेक्स्ट इवन नंबर तो 8 होता है। और वो कैसे आ सकता है सर? खाली x प्लस 2 कर देंगे तो भी हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x इवन नंबर है, तो फिर नेक्स्ट इवन नंबर निकालने के लिए खाली प्लस 2 करना इज इनफ। पर अगर हमें नहीं पता होता कि x इवन है या ऑड है, तो हम लोग वो पूरा मेथड करते कि ट्वाइस ऑफ x एंड देन ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 और 2, व्हाटएवर वी वांट टू डू, ठीक है। पर फिलहाल के लिए इतना लिखना काफी है कि x प्लस 2 होगा हमारा नेक्स्ट इवन नंबर। तो इनका स्टेटमेंट हो जाता है FALCE, मतलब फॉल्स, मतलब गलत। चलिए आगे देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या बोल रहा है सवाल में? इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 93, दो नंबर्स है कंसेक्यूटिव, तो क्या है उनका सम? 93, एंड वन ऑफ देम इज x, द अदर नंबर इज 93 माइनस x। अब दोनों नंबर्स का सम कितना है? 93 है। तो जब एक है x, दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा? 93 माइनस x। तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे यदि एग्जाम में आए तो? सर एक नंबर को मानेंगे x, दूसरे को मानेंगे x प्लस 1, और ये हो जाएगा 93 के बराबर, ठीक है। पर हम इसको लिखने का एक तरीका ये भी लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पे 93 है, और एक यदि x है तो दूसरा माइनस कर देंगे x, तो फिर हमें दूसरा नंबर मिल जाना चाहिए। चलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। 48 नंबर स्टेटमेंट है, टू नंबर्स डिफर बाय 40, मतलब दो नंबर्स को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 40, ठीक है। दो नंबर का गैप कितना है? 40। व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8, जब आप हर नंबर को 8 से इंक्रीज करते हैं, द बिगर नंबर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर, ठीक है। जब हर नंबर को आप 8 से इंक्रीज करते तो बिगर नंबर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर। इफ वन नंबर इज x, द अदर नंबर इज 40 माइनस x। अब देखो इधर पे टू नंबर डिफर बाय 40, मतलब ये मान लीजिए नंबर 1 और ये नंबर 2, दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? डिफर मतलब डिफरेंस है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? 40। अब यहां देखो, इफ वन नंबर इज x, क्या आप मुझे अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो इसको n1 माइनस x इज इक्वल टू 40, क्या आप मुझे n1 के बारे में बता सकते हैं क्या होगा? सर n1 होगा 40 प्लस x, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 40, दोनों को ऐड करने पे 40 नहीं आ रहा है। अगर ऐड करने पे 40 आता तो ये स्टेटमेंट सही होता,
पर डिफरेंस में 40 आ रहा है, इसलिए उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए ऐड करके लिखना पड़ेगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, परंतु किंतु सर जो ये वाला स्टेटमेंट है, व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8 द बिगर नंबर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर, इसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है क्या? देखो, जब आप ये सवाल सॉल्व करेंगे तब इसका उपयोग बिल्कुल है, परंतु अभी हमें खाली नंबर्स के बारे में बताना है। तो नंबर्स के बारे में बताने के लिए हमारे पास पहला स्टेटमेंट ही काफी था। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो कि आप कहीं इसको सोच के अपना आंसर सॉल्व करने ना लग जाए। ठीक है, तो नंबर क्या होगा दूसरा? 40 प्लस एक्स। क्या आपको ये समझ में आया? तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स सर। हम स्क्रीन को करेंगे क्लियर। हमने यहां पे कर लिए हमारे ट्रू फॉल्स खत्म, जहां तक मुझे ध्यान है। जी हां, बिल्कुल। आपकी खुशी के लिए बता दूं कि हमने ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब खत्म कर लिया है। एंड अब हम आ गए हमारे वीडियो के एंड पे, जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। टू बिगिन विथ, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, मतलब आप वहां से सारा एजुकेशनल कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ना सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि उसके अलावा आपको अगर एग्जाम्पलर किताब जैसी किताबें पढ़नी है तो वो भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। अब आपको क्लास 8 की, 9th की, मैथ, साइंस जो भी एग्जाम्पलर पढ़नी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको सब कुछ अवेलेबल कराता है एट वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है क्लास 8 की साइंस की एग्जाम्पलर, हम लोग क्लास 8 की मैथ्स की पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके कोई सगे संबंधी हैं जो आपसे बड़े छोटे हैं, भाई बहन है, दोस्त हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस के एग्जाम्पलर हमारे पास अवेलेबल हैं, हर एक सवाल हर एक जवाब। अब इसमें भी हमने चैप्टर वाइज इन वीडियोस को डिवाइड किया ताकि आपको बहुत ज्यादा लोड ना पड़े पढ़ने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा लंबे वीडियोस ना देखने पड़े। इनफैक्ट चैप्टर वाइज भी हमने बाइफर्केशन कर दिया है एक्सरसाइज वाइज। ये था क्लास 9 के बारे में। अगर आप क्लास 8 का पूछे तो उसमें भी हमने बाइफर्केशन किया है कि एमसीक्यूज अलग कर दिए, जो लॉन्ग आंसर जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े एक दिन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रिवीजन भी होता रहेगा और हम मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे आपको दिख रहे हैं आपके गुरुवर, मतलब मैं पढ़ाते हुए। ठीक इसी तरीके से सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी लाइक यूट्यूब, कोई ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यहां तो एड्स भी नहीं आएंगे शायद। चलिए, इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के एंड की तरफ। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा बेसिकली? तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम हमारा जो 4th चैप्टर है एग्जाम्पलर का, जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर है, तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को, वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उनको कैसे अप्रोच करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको यहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे, अच्छे समझ आ गए होंगे। आगे का आपको पता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। रेगुलरली पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स तो हमेशा आते ही रहते हैं, कभी यूनिट टेस्ट, कभी मिड टर्म, कभी ये कभी वो। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से स्कोर कीजिए, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, रेगुलरली पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।